जय हिंद दोस्तों। तो अगला टॉपिक है हम लोग का आज का टॉपिक रहने वाला है लोकसभा। लोकसभा से हम लोग शुरुआत करेंगे। लोकसभा देश की केंद्रीय व्यवस्थापिका यानी कि संसद का अभिन्न अंग है। ये भी संसद का अंग है। लोकसभा को जनता का सदन, लोकसभा को जनता का सदन, हाउस ऑफ पीपल, निम्न सदन, लोकप्रिय सदन और अस्थायी सदन भी कहते हैं। यह जनता का प्रतिनिधित्व करता है। लोकसभा जो होता है वह जनता का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि इसमें जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि गए रहते हैं। लोकसभा के सदस्यों को सांसद या एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। लोकसभा के सदस्यों को क्या कहा जाता है? तो हिंदी में सांसद कहा जाता है और अंग्रेजी में एमपी यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है। लोकसभा की अधिकतम सीटें 552 हो सकती है, जो 1971 की जनसंख्या पर आधारित है और 2026 तक यथावत रहेगी। यानी कि यह जनसंख्या 2026 में, यानी कि जो यह जनसंख्या आधारित 1971 रखा गया है, यह 2026 में परिवर्तित किया जाएगा। वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या 545 है, जिसमें से 524 सदस्य राज्यों से निर्वाचित हैं और 19 केंद्र शासित प्रदेशों से। 2 मनोनीत सदस्य एंग्लो इंडियन सदस्य हैं। वर्ष नोट में देखते हैं लोग नोट पॉइंट का कि वर्ष 2020 में 104वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा एंग्लो इंडियन का प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है। ये अभी वर्तमान में जो बीपीएससी का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया था। सदस्यों की योग्यताएं, यानी कि लोकसभा के सदस्यों की योग्यता क्या क्या होती है उसको देखते हैं लोग। वह भारत का नागरिक हो अनुच्छेद 84 के अंतर्गत। दूसरा है 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो अनुच्छेद 84 के अंतर्गत। तीसरा है भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन लाभ के पद पर कार्यरत ना हो, यानी कि वह लाभ के पद पर ना हो। निर्भरता अनुच्छेद 101 व अनुच्छेद 102 में वर्णन किया गया है, यानी कि सदस्यों की निर्भरताओं के बारे में। अगला है लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता सूची में है दाखिला किया जा सकता है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार। 5वां शर्त है कि वह मानसिक रूप से विकृत ना हो, यानी कि पागल या दिवालिया ना हो। उसके बाद है सदस्यों का चुनाव कैसे होता है उसको देखते हैं लोग। लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल निर्वाचन क्षेत्र में जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर गुप्त मतदान द्वारा होता है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति के मत का मूल्य एक समान होता है। चुनाव में 18 वर्ष से अधिक आयु के पंजीकृत मतदाता शामिल होते हैं। 1989 से पूर्व मतदान की आयु 21 वर्ष थी, यानी कि 1989 से पहले मतदान करने की उम्र कितनी थी? 21 वर्ष थी। परंतु 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। नोट पॉइंट देखते हैं लोग। चुनाव में वही व्यक्ति जीतता है जिसको सर्वाधिक मत प्राप्त होते हैं। इस चुनाव प्रणाली को फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम या पहले खंबा छूने की पद्धति कहते हैं। लोकसभा का गठन, अगला टॉपिक है लोकसभा का गठन और इसका वर्णन किसमें किया गया है? तो यानी कि अनुच्छेद 81 के तहत लोकसभा का गठन किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 81 में लोकसभा के गठन का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 81 का क्लॉज 1 का सब क्लॉज क के अनुसार सभी राज्यों की अधिकतम सदस्य संख्या 530 से अधिक नहीं हो सकती है। 81(1) के ख के अनुसार संघ राज्य क्षेत्रों से 20 से अधिक प्रतिनिधि नहीं होंगे, यानी कि सभी राज्यों का मिलाकर 530 से सदस्य का चुनाव किया जाएगा और केंद्र शासित प्रदेशों से 20 प्रतिनिधि का चुनाव किया जाएगा। अनुच्छेद 331 के अनुसार
राष्ट्रपति की राय में यदि एंग्लो इंडियन समुदाय का उचित प्रतिनिधि नहीं हो तो राष्ट्रपति लोकसभा में एंग्लो इंडियन या आंग्ल भारतीय समुदाय के दो सदस्य मनोनीत कर सकता है। परंतु केंद्र सरकार द्वारा 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 पारित करके 25 जनवरी 2020 से यह प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। अब एंग्लो इंडियन को लोकसभा व राज्यों की विधानसभा में आरक्षण नहीं रहेगा। सबसे अधिक लोकसभा सदस्य वाला राज्य, यहाँ पे वाला होना चाहिए, सबसे अधिक के लोकसभा सदस्यों वाला राज्य उत्तर प्रदेश, यानी कि 80 लोकसभा की सीटें वहाँ पे है उत्तर प्रदेश राज्य में। इसके पश्चात महाराष्ट्र में 48 से सीटें, पश्चिम बंगाल में 42, बिहार में 40 और तमिलनाडु में 39 राज्य आते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली के 5 से 7 सीटें प्राप्त हैं। उसके बाद जम्मू कश्मीर के 5, लद्दाख को 1, पुडुचेरी को 1, दादरा नगर हवेली तथा दमन व दीव को 2 सीटें प्राप्त हैं और अन्य केंद्र शासित प्रदेशों में प्रत्येक की 1 लोकसभा सीट है। वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की लोकसभा सीटें 19 हैं। अभी वर्तमान में देखा जाए तो केंद्र शासित प्रदेशों की लोकसभा सीटें कितनी हैं तो 19 है। मूल संविधान में लोकसभा की अधिकतम सीटें 500 निर्धारित की गई। मूल संविधान में लोकसभा की अधिकतम सीटें कितने निर्धारित की गई थी तो 500 सीटें निर्धारित की गई थी। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे किताबों में ये तथ्य नहीं दिए गए हैं। 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा लोकसभा की सदस्य संख्या 525 की गई। 31वें संविधान संशोधन 1972 के द्वारा सदस्य संख्या 545 की गई। गोवा दमन व दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 के द्वारा यह सदस्य संख्या 552 की गई। ये जो फैक्ट है, ये फैक्ट बहुत सारे बुक्स में नहीं दिए गए हैं, तो यह फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू की 5 सीटें व लद्दाख की 1 सीट है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू की 5 सीटें व लद्दाख की 1 सीटें हैं, इसलिए लद्दाख जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की सामूहिक 6 सीटें हो गईं। आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 330 के द्वारा अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में आरक्षण का प्रावधान है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जातियों के लिए 84 सीटें व जनजातियों के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं। 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन करके अनुसूचित जातियों यानी कि SC तथा अनुसूचित जनजातियों ST के लिए आरक्षण 10 वर्ष बढ़ाकर 2030 कर दिया गया है। उसके बाद अगला टॉपिक है सीटों का आरक्षण का आधार, यानी कि सीटों का आरक्षण जो होता है वह किस आधार पर दिया जाता है। तो राज्यवार लोकसभा सीटों का आरक्षण जनसंख्या के आधार पर किया गया है। वर्तमान सीटों का आरक्षण 1971 की जनसंख्या पर आधारित है। 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के अनुसार यह निर्धारण 2026 तक यथावत रहेगा। 27वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का 2001 की जनगणना के आधार पर परिसीमन किया जा सकता है। संसद को यह प्राधिकार प्राप्त है कि वह सीटों के आवंटन की रीति का निर्धारण परिसीमन के द्वारा करे। इसी के तहत संसद द्वारा 1952, 1962, 1972 व 2002 में परिसीमन आयोग का गठन किया। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम लागू होने के बाद मार्च 2020 में न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में जम्मू कश्मीर हेतु परिसीमन आयोग गठित किया है, जिसमें जम्मू कश्मीर की विधानसभा सीटें 107 से बढ़ाकर 114 की जाएंगी। अगला पॉइंट है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र लद्दाख है। इसके बाद बाड़मेर, कच्छ व अरुणाचल पूर्व व पश्चिम आते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र चांदनी चौक दिल्ली है। उसके बाद अगला टॉपिक है गणपूर्ति यानी कि कोरम। अनुच्छेद 103 का 3
सदन में किसी बैठक शुरू करने के लिए निश्चित सदस्यों की संख्या को गणपूर्ति कहते हैं। लोकसभा या राज्यसभा की बैठकों के लिए गणपूर्ति 1/10 सदस्य होनी चाहिए, अर्थात लोकसभा के लिए 55 सदस्य, यानी कि लोकसभा के लिए 55 सदस्य और राज्यसभा के लिए 25 सदस्य उपस्थित होना आवश्यक है, तभी लोकसभा या राज्यसभा में बैठक के शुरू की जा सकती है। इसे ही गणपूर्ति बोला जाता है। ये इंपॉर्टेंट है कि गणपूर्ति कितनी है, तो 1/10, और ये संख्या भी इंपॉर्टेंट है कि लोकसभा में कितने सदस्यों की संख्या के बराबर गणपूर्ति होती है, तो 55 सदस्य और राज्यसभा में 25 सदस्य। अनुच्छेद 100 के 4 के अनुसार कोरम पूरा होने पर सदन का अध्यक्ष या सभापति, यानी कि लोकसभा का अध्यक्ष और राज्यसभा का सभापति, जब तक गणपूर्ति ना हो जाए सदन को स्थगित या अधिवेशन को निलंबित कर सकता है। उसके बाद अगला टॉपिक है लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा की कार्रवाइयों के संचालन के लिए लोकसभा का एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होता है। इसका प्रावधान अनुच्छेद 93 से 97 के अंतर्गत किया गया है। जब कभी अध्यक्ष अपने पद पर नहीं होते तो उनके सभी कार्य उपाध्यक्ष द्वारा किए जाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा अपने सदस्यों में से ही एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव मतदान पद्धति से होता है। लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तिथि राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तिथि कौन निर्धारित करता है, तो राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं। अगला पॉइंट है कि अनुच्छेद 95 के अनुसार जब कभी अध्यक्ष का पद रिक्त होता है तो उपाध्यक्ष लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है। अनुच्छेद 94 के अनुसार जब अध्यक्ष व उपाध्यक्ष लोकसभा के सदस्य नहीं रहते तो उनका पद रिक्त हो जाता है। शपथ देखते हैं लोग। लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष दोनों लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। यह कैसे सदस्य होते हैं, तो निर्वाचित सदस्य होते हैं। दोनों ही साधारण सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण करते हैं। वे अलग से अध्यक्ष या उपाध्यक्ष पद की शपथ नहीं लेते हैं, अर्थात वे अपने पद की शपथ नहीं लेते हैं। जब लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को नियुक्त किया जाता है तो लोकसभा के सदस्य के रूप में उन्हें शपथ दिला दी जाती है, इसलिए उपाध्यक्ष या अध्यक्ष बनने के बाद उन्हें शपथ नहीं दिलाई जाती है। वेतन लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को संसद द्वारा निर्धारित विधि के अनुसार वेतन व भत्ते दिए जाते हैं। वर्तमान में अध्यक्ष को भारत की संचित निधि से 4 लाख रुपये मासिक वेतन दिए जाते हैं। वर्तमान में अध्यक्ष को भारत की संचित निधि से कितना रुपया, तो 4 लाख रुपये मासिक वेतन दिया जाता है। पद पर रहते हुए उनके वेतन व भत्तों में कोई कमी नहीं की जा सकती है। उसके बाद है त्यागपत्र अनुच्छेद 94 का ख। अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है। अध्यक्ष अपना, यानी कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है, तो उपाध्यक्ष को देता है, और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देता है। जब कभी अध्यक्ष व उपाध्यक्ष दोनों ही पद पर नहीं होते तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है और लोकसभा की कार्यवाहियों का संचालन करता है। यानी कि अगर लोकसभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष में से अगर कोई दोनों अनुपस्थित रहते हैं तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति ही लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करेगा और उसकी कार्यवाहियों का भी संचालन करेगा। जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को उसके पद से हटाने का संकल्प लोकसभा में विचाराधीन हो तब लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष बैठकों की अध्यक्षता नहीं करता है। यानी कि जब उनके ऊपर हटाने के लिए संकल्प या महाभियोग तो राष्ट्रपति के लिए प्रयोग होता है, बट अगर देखा जाए तो महाभियोग अगर उन पे आता है लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पर, तो ये दोनों अध्यक्षता नहीं करते हैं। उसके बाद है हटाना। अगला टॉपिक है हटाना। उनके हटाने की प्रक्रिया कैसी होती है उसको देखते हैं लोग। लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को उनके पद से हटाया भी जा सकता है। लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों द्वारा बहुमत से प्रस्ताव पारित करके पद से हटाया जा सकता है।
परंतु इस प्रकार का कोई प्रस्ताव लोकसभा में तभी पेश हो सकेगा यदि ऐसा प्रस्ताव पेश करने के 14 दिन पूर्व लोकसभा अध्यक्ष को लिखित सूचना दी जाए। यानी कि अगर लोकसभा अध्यक्ष को हटाना है तो हटाने से पहले यानी कि 14 दिन पहले उन्हें लिखित सूचना दी जाए, उसके बाद ही बहुमत से का प्रस्ताव पारित होगा। अगला टॉपिक है लोकसभा अध्यक्ष के पद की समाप्ति। अगला टॉपिक का नाम है लोकसभा अध्यक्ष के पद की समाप्ति। लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल नई लोकसभा के गठन की प्रथम तिथि तक होता है, परंतु निम्नलिखित मामलों में उसका कार्यकाल पहले भी समाप्त हो सकता है यदि वह सदन या लोकसभा का सदस्य नहीं रहता, यदि वह उपाध्यक्ष को संबोधित कर अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा पद त्याग दे। इस स्थिति में इनका कार्यकाल समाप्त हो सकता है। उसके बाद है यदि अनुच्छेद 94 का ग के तहत लोकसभा के तत्कालीन सभी सदस्यों द्वारा बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटा दिया गया हो। उसके बाद नोट देखते हैं लोग। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीबी मावलंकर, इनका पूरा नाम क्या था? गणेश वासुदेव मावलंकर थे। ये भी प्रश्न बीपीएससी का पीटी में पूछा गया प्रश्न है कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो जीबी मावलंकर थे। वर्तमान में 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला हैं। ये यहाँ पे 18वीं होना चाहिए क्योंकि ये पुरानी बुक है, या जब ये बुक टाइप हो रहा होगा या बुक बनाई जा रही होगी तब 2024 का इलेक्शन उस समय नहीं हुआ होगा, तो अभी भी ओम बिरला ही है। और 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, तो ओम बिरला है, जो कोटा बूंदी यानी कि जगह का नाम है कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र से भाजपा सांसद हैं। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार थी। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार थी। नीलम संजीव रेड्डी ऐसे लोकसभा अध्यक्ष थे जो बाद में भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। नीलम संजीव रेड्डी ऐसे लोकसभा अध्यक्ष थे जो बाद में भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। ये भी प्रश्न बीपीएससी के पीटी में पूछा गया था। लोकसभा अध्यक्ष के कार्य व शक्तियाँ। लोकसभा अध्यक्ष के कार्य व शक्तियों को देखते हैं लोग। विधेयक के धन विधेयक का निर्धारण करना, यानी कि कोई भी विधेयक है वह धन विधेयक है या वित्त विधेयक, उसका निर्धारण कौन करता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता या आहूत राष्ट्रपति करना, आहूत राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, तो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। निर्णायक के दल बदल निर्हरता निर्णय, यानी कि कोई सांसद दल बदल के द्वारा अगर पार्टी चेंज करता है तो उसके लिए निर्हरता यानी कि निर्हरता का निर्णय कौन लेगा, तो लोकसभा के अध्यक्ष लेंगे। न्यायिक समीक्षा संभव। संसदीय समिति अध्यक्ष नियुक्ति करना, संसदीय समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। प्रोटेम स्पीकर अस्थायी अध्यक्ष, जो प्रोटेम स्पीकर होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो अस्थायी अध्यक्ष होते हैं यह। चुनाव के पश्चात नई लोकसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा एक अस्थायी अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है, जो प्रायः लोकसभा का वरिष्ठतम सदस्य होता है। प्रोटेम स्पीकर को अस्थायी अध्यक्ष के समान ही शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। उसका मुख्य कार्य लोकसभा के नए सदस्यों को शपथ दिलाना तथा सदन के अस्थायी अध्यक्ष के चयन में मदद करना है। उसके बाद अगला टॉपिक है लोकसभा के अध्यक्ष, यानी कि अभी तक कितने लोकसभा के अध्यक्ष बने हैं उनको देखते हैं लोग। तो सबसे पहले कौन थे, जीबी मावलंकर। इनका अवधि 15 मई 1952 से लेकर 27 फरवरी 1956 ईस्वी तक रहा था। और ये उस समय पार्टी या गठबंधन यानी कि किस पार्टी के थे, तो कांग्रेस पार्टी के। विशेष विवरण, इनके बारे में विशेष विवरण को देखते हैं लोग। पहली बार हटाने का प्रस्ताव इनके द्वारा, यानी कि ये जो अध्यक्ष बने थे तो इन पे हटाने का प्रस्ताव पारित किया गया था। M.A. अयंगर। उसके बाद दूसरे लोकसभा अध्यक्ष कौन बनते हैं, M.A. अयंगर। इनका कार्यकाल 8 मार्च 1956 से लेकर 16 अप्रैल 1962 तक रहा था और ये भी कांग्रेस से पार्टी के थे। उसके बाद तीसरे अध्यक्ष के रूप में सरदार हुकम सिंह थे। इनका कार्यकाल 17 अप्रैल 1962 से लेकर 16 मार्च 1967 ईस्वी तक रहा था और ये भी कांग्रेस के थे। उसके बाद है नीलम संजीव रेड्डी, एन संजीव रेड्डी। इनका कार्यकाल 17 मार्च 1967 से लेकर 19 जुलाई 1969 तक रहा था और ये कांग्रेस के सदस्य थे, यानी कि सांसद सदस्य थे। भारत के राष्ट्रपति भी बने।
GS ढिल्लो। उसके बाद 5वें क्रम के लोकसभा अध्यक्ष कौन बने थे? तो GS ढिल्लो। इनका कार्यकाल 8 अगस्त 1969 से लेकर 1 दिसंबर 1975 तक रहा था और ये भी कांग्रेस के सदस्य थे। बलिराम भगत, इनका कार्यकाल 15 जनवरी 1976 से लेकर 25 मार्च 1977 ईस्वी तक रहा था और ये भी कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे। एन संजीव रेड्डी 26 मार्च 1977 से लेकर 23 जुलाई 1977 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहता है और ये जनता पार्टी की तरफ से अध्यक्ष चुने जाते हैं, ऐसे व्यक्ति जो बाद में राष्ट्रपति भी बने। उसके बाद है के एम हेगड़े। इनका कार्यकाल 21 जुलाई 1977 से लेकर 21 जनवरी 1980 ईस्वी तक रहा था और ये जनता पार्टी की तरफ से अध्यक्ष बनाए जाते हैं। बलराम झाखड़, इनका कार्यकाल 22 जनवरी 1980 से लेकर 18 दिसंबर 1989 ईस्वी तक रहा था और ये कांग्रेस के सदस्य थे। रवि रे, 10वें क्रम के लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? रवि रे। इनका कार्यकाल 19 दिसंबर 1989 से लेकर 9 जुलाई 1991 ईस्वी तक रहा था। जनता दल नेशनल फ्रंट के तरफ से इन्हें अध्यक्ष के पद पे नियुक्त किया गया था। उसके बाद देखते हैं लोग शिवराज पाटिल का कार्यकाल 10 जुलाई 1991 से लेकर 22 मई 1996 ईस्वी तक रहा था और ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से अध्यक्ष बनाए गए थे। उसके बाद 12वें क्रम के पी ए संगमा अध्यक्ष बनते हैं और इनका कार्यकाल 24 मई 1996 से लेकर 23 मार्च 1998 ईस्वी तक रहता है और ये भी कांग्रेस की तरफ से अध्यक्ष बनते हैं। प्रथम जनजातीय अध्यक्ष, ये भी इंपॉर्टेंट है कि प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो पी ए संगम्मा। GMC बालयोगी, 13वें क्रम के अध्यक्ष GMC बालयोगी बनते हैं। इनका कार्यकाल 24 मार्च 1998 से लेकर 3 मार्च 2002 तक रहता है। राजग तेलुगु देशम पार्टी की तरफ से इन्हें चुना जाता है। पद पर रहते हुए मृत्यु, ये भी इनके बारे में फैक्ट है, विशेष विवरण ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि पद पर रहते हुए ऐसे कौन लोकसभा अध्यक्ष थे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी? तो GMC बालयोगी की। उसके बाद 14वें क्रम के मनोहर जोशी अध्यक्ष बनते हैं और इनका कार्यकाल 10 मई 2002 से लेकर 2 जून 2004 ईस्वी तक रहता है। राजग शिवसेना की तरफ से यह सदस्य रहते हैं। उसके बाद है सोमनाथ चटर्जी, इनका कार्यकाल 4 जून 2004 से लेकर 30 मई 2009 तक रहता है। UPA, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य रहते हैं ये। उसके बाद 16वें क्रम की मीरा कुमार बनती हैं और इनका कार्यकाल 30 मई 2009 से लेकर 4 जून 2014 तक रहता है और कांग्रेस की सदस्य थीं। सुमित्रा महाजन, मीरा कुमार प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थी मीरा कुमार। उसके बाद 17वें क्रम के सुमित्रा महाजन लोकसभा अध्यक्ष बनते हैं। इनका कार्यकाल जून 2014 से लेकर जून 2019 तक रहता है और ये भाजपा की तरफ से यानी कि भाजपा के सांसद सदस्य थे। उसके बाद 18वें क्रम के ओम बिरला 21 जून 2019 से अब तक के भाजपा सांसद कोटी बूंदी से ये सांसद हैं। उसके बाद अगला टॉपिक है लोकसभा के सभापतियों की तालिका। लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा के सदस्यों में से 10 व्यक्तियों को सभापति तालिका के लिए नामांकित या मनोनीत करता है। अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में सभापति तालिका से कोई भी व्यक्ति सदन का पीठासीन अधिकारी या अध्यक्ष हो सकता है। पीठासीन अधिकारी की शक्ति अध्यक्ष के समान होती है। संसद के नेता या सदन का नेता, लोकसभा में विपक्ष का नेता और राज्यसभा में विपक्ष का नेता। संविधान में सदन के नेता या विपक्ष का नेता का कोई उल्लेख नहीं है। संविधान में सदन के नेता या विपक्ष का नेता का कोई उल्लेख नहीं है। इनका उल्लेख सदन के नियम व संसदीय संविधि में मिलता है। लोकसभा में सदन का नेता प्रधानमंत्री, सदन का नेता कौन होता है? तो प्रधानमंत्री, यदि वह लोकसभा का सदस्य है, या प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत वह मंत्री जो लोकसभा का सदस्य भी है सदन का नेता कहलाता है। राज्यसभा में सदन का नेता प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत वह मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य भी है। राज्यसभा के सदन के नेता को एक उपनेता मनोनीत करने का भी अधिकार है। अमेरिका में इस पद को बहुमत के नेता के रूप में जाना जाता है। अमेरिका में इस पद को किस रूप में जाना जाता है? तो बहुमत के नेता के रूप में जाना जाता है।
उसके बाद है विपक्ष का नेता, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी। विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी जो सदन के कुल सदस्यों के 10वें हिस्से के बराबर या अधिक हो, नेता को विपक्ष बराबर या अधिक हो के नेता को विपक्ष का नेता कहते हैं। इसका मुख्य कार्य सरकार के कार्यों की उचित आलोचना व वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था करना होता है। 1965 में पहली बार विपक्ष के नेता को मान्यता मिली। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि पहली बार विपक्ष के नेता को मान्यता कब मिली थी, तो 1965 में मिली थी। अल्पकालीन चर्चाएं, उसके बाद अगला टॉपिक का नाम है अल्पकालीन चर्चाएं। एक गैर सरकारी सदस्य के लिए अविलंबनीय मामले पर सदन का ध्यान दिलाने का एक अन्य उपाय है। ऐसी चर्चा उठाने के लिए मामले को संक्षेप में सदस्य द्वारा महासचिव को सूचना देनी होती है। किसे सूचना देनी होती है, तो महासचिव को सूचना देनी होती है। ऐसी सूचना पर संसद के कम से कम दो सदस्यों के हस्ताक्षर भी होने चाहिए। भारत में इस प्रथा की शुरुआत 1953 ईस्वी के बाद हुई थी। भारत में इस प्रथा की शुरुआत कब से हुई थी, तो 1953 ईस्वी के बाद। स्थगन द्वारा सदन की बैठक को एक निश्चित समय के लिए रोक दिया जाता है। स्थगन का मतलब क्या होता है कि सदन की बैठक चल रही है, उसे एक निश्चित समय के लिए रोक दिया जाता है। यह समय कुछ घंटे, कुछ दिन या कुछ सप्ताह भी हो सकते हैं। स्थगन अध्यक्ष या सभापति द्वारा किया जाता है, यानी कि लोकसभा में अगर स्थगन होता है तो अध्यक्ष करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष, और राज्यसभा में होता है तो सभापति करेगा। उसके बाद अगला टॉपिक है स्थगन प्रस्ताव लोकसभा में किसी लोक मामले यानी सार्वजनिक महत्व के मामले पर सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए पेश किया जाता है। इसमें सरकार के खिलाफ निंदा का तत्व शामिल होता है, इसलिए इसे राज्यसभा में लाने के बजाय लोकसभा में लाया जाता है। यह एक तरीके का टूल है जो कि सदन की सामान्य कार्यवाही को बाधित करता है। उसके बाद अगला टॉपिक है सत्रावसान। अगला टॉपिक का नाम है सत्रावसान। सदन के किसी सत्र का समापन सत्रावसान कहलाता है। सत्रावसान की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा मंत्री परिषद की सलाह से होती है। सत्रावसान की घोषणा कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। और किसके सलाह पे करता है, तो मंत्री परिषद की सलाह पे करता है। अनिश्चितकालीन स्थगन, इसके तहत अध्यक्ष द्वारा यह नहीं बताया जाता है कि सदन को कितने समय के लिए स्थगित किया जा रहा है। उसके बाद है विघटन। विघटन से विद्यमान सदन का जीवन काल समाप्त हो जाता है। विघटन से विद्यमान सदन का जीवन काल समाप्त हो जाता है। लोकसभा का विघटन किया जा सकता है। किसका विघटन किया जा सकता है, तो लोकसभा का विघटन किया जा सकता है, किंतु राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, क्योंकि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। राज्यसभा कैसी सदन है, तो यह एक अस्थायी सदन है। लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। लोकसभा का विघटन किसके द्वारा किया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। लेम डक सत्र, ये भी इंपॉर्टेंट है। लेम डक नई लोकसभा के गठन से पूर्व वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र को लेम डक सत्र कहते हैं। वर्तमान लोकसभा के वे सदस्य जो नई लोकसभा के लिए निर्वाचित नहीं हो पाते लेम डक कहलाते हैं। वर्तमान लोकसभा के वे सदस्य जो नई लोकसभा के लिए निर्वाचित नहीं हो पाते उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें लेम डक कहा जाता है। उसके बाद अगला टॉपिक है संसदीय कार्यवाही के साधन। संसदीय कार्यवाही के साधन को देखते हैं लोग। प्रश्नकाल, इसमें सबसे पहला टॉपिक आता है प्रश्नकाल। संसद का पहला घंटा 11 बजे से लेकर 12 बजे तक के प्रश्नकाल कहलाता है। इससे समय संसद सदस्य प्रश्न पूछते हैं तथा मंत्री उसका जवाब देते हैं। प्रश्न 3 प्रकार के होते हैं। प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के। पहला प्रश्न हो गया तारांकित प्रश्न। पहला प्रश्न क्या होता है, तारांकित प्रश्न, जिसका सदस्य सभा में मौखिक उत्तर चाहता है। जिसका सदस्य सभा में क्या चाहता है, मौखिक उत्तर चाहता है और पहचान के लिए उस पर तारांक बना रहता है। जब प्रश्न का उत्तर मौखिक होता है तो उस पर अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इस पर यानी कि तारांकित प्रश्न पर यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बनता है कि तारांकित प्रश्न किस प्रकार के होते हैं, मौखिक या लिखित, तो यह मौखिक होता है और इस पर अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मौखिक प्रश्न, मौखिक उत्तर, पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यही इंपॉर्टेंट लाइन है तारांकित प्रश्न का।
कि मौखिक प्रश्न पूछे जाते हैं और उत्तर भी मौखिक दिए जाते हैं और पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, दूसरा यानी प्रश्नों का प्रकार है कि अतारांकित प्रश्न। सभा में मौखिक उत्तर नहीं मांगा जाता है और जिस पर कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है, ऐसे प्रश्न का लिखित उत्तर प्रश्नकाल के बाद जिस मंत्री से वह प्रश्न पूछा जाता है उसके द्वारा सभापटल पर रखा मान लिया जाता है। यानी कि लिखित प्रश्न, इसमें लिखित प्रश्न पूछे जाते हैं 15 दिन का नोटिस देकर। कितना दिन का नोटिस देकर? 15 दिन का नोटिस देकर। लिखित उत्तर भी इसमें दिए जाते हैं और पूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। यानी कि अतारांकित प्रश्न में पूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं और लिखित प्रश्न होता है और लिखित उत्तर भी दिया जाता है। उसके बाद है तीसरा प्रकार है अल्प सूचना के प्रश्न। तीसरा प्रकार क्या है? अल्प सूचना के प्रश्न जो अविलंबनीय लोक महत्व से संबंधित होता है। यह अविलंबनीय लोक महत्व से संबंधित होता है और जिसे एक सामान्य प्रश्न हेतु विनिर्दिष्ट सूचनावधि से कम अवधि के भीतर पूछा जा सकता है। इसका भी उत्तर मौखिक दिया जाता है। मौखिक प्रश्न होता है और मौखिक उत्तर भी दिया जाता है। सार्वजनिक महत्व के विषय से संबंधित होता है। यह प्रश्न किसके विषय से संबंधित होता है? तो सार्वजनिक महत्व के विषय से संबंधित होता है। कम से कम 10 दिन का नोटिस देकर इस प्रश्न को पूछा जाता है। उसके बाद अगला टॉपिक है शून्यकाल। शून्यकाल को देखते हैं लोग। यह भारतीय नवाचार है। प्रश्नकाल के तुरंत बाद यानी कि 12 बजे से लेकर 1 बजे तक के 1 घंटे को शून्यकाल कहलाता है। 1 घंटे को शून्यकाल कहा जाता है। शून्यकाल में संसद सदस्य बिना किसी पूर्व सूचना के किसी मामले को उठा सकते हैं। यह अनौपचारिक साधन है। यह कैसा साधन है? तो यह एक अनौपचारिक साधन है। प्रतिस्थापन प्रस्ताव। उसके बाद ये अगला टॉपिक है प्रतिस्थापन प्रस्ताव। यह किसी अन्य प्रश्न पर विचार विमर्श यह किसी अन्य प्रश्न पर विचार विमर्श के दौरान पेश किया जाता है। कोई सदस्य किसी विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव के संबंध में प्रतिस्थापन प्रस्ताव पेश करता है। उसके बाद अगला टॉपिक है आधे घंटे की बहस। आधे घंटे की बहस लोक महत्व के ऐसे विषयों जिनसे संबंधित प्रश्नों का उत्तर सदन में दे दिया गया हो पर उत्पन्न होने वाले मामलों पर चर्चा लोकसभा में सप्ताह में 3 दिन यथा सोमवार, बुधवार तथा शुक्रवार को बैठक के अंतिम आधे घंटे में की जा सकती है। राज्यसभा में ऐसी चर्चा किसी दिन जिसे सभापति नियत करे सामान्यतः 5 बजे से लेकर 5:30 बजे तक के मध्य की जा सकती है। इससे पर मतदान की आवश्यकता नहीं होती है। इस पर चर्चा के लिए कम से कम 3 दिन की पूर्व सूचना आवश्यक होती है। उसके बाद अगला टॉपिक के देखते हैं हम लोग साधारण विधेयक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यह किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। यानी कि साधारण विधेयक के राज्यसभा या लोकसभा दोनों में प्रस्तुत किया जा सकता है। दोनों सदनों को समान शक्तियाँ, किंतु संयुक्त बैठक के कारण राज्यसभा का प्रभाव कम होता है। संयुक्त बैठक का प्रावधान अनुच्छेद 108 में किया गया है। यानी कि 108 में संयुक्त बैठक का प्रावधान दिया गया है। राष्ट्रपति द्वारा स्वीकार, अस्वीकार, पुनर्विचार हेतु भेजना, वीटो का प्रयोग। यानी कि साधारण विधेयक पर राष्ट्रपति द्वारा स्वीकार भी किया जा सकता है, अस्वीकार भी किया जा सकता है, पुनर्विचार हेतु भेज भी दिया जा सकता है और वीटो का प्रयोग भी राष्ट्रपति इस पर कर सकता है। यानी कि साधारण विधेयक पर राष्ट्रपति स्वीकार, अस्वीकार, पुनर्विचार, वीटो का प्रयोग कर सकता है। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक नहीं होती है इस पर। उसके बाद है धन विधेयक अनुच्छेद 110। धन विधेयक की चर्चा अनुच्छेद कितने में की गई है? तो अनुच्छेद 110 में केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। धन विधेयक केवल किस में पेश किया जाता है? तो केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। राज्यसभा 14 दिन तक, ये इंपॉर्टेंट है, राज्यसभा 14 दिन तक धन विधेयक को रोक सकती है या संशोधन की सिफारिश कर सकती है, जिसे स्वीकार करना लोकसभा की इच्छा पर निर्भर होता है। संयुक्त बैठक नहीं हो सकती है। धन विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं हो सकती है। राष्ट्रपति स्वीकार करते हैं परंतु पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकते हैं राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से। उसके बाद है वित्त विधेयक अनुच्छेद 117 का 1। केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। केवल किसमें पेश किया जा सकता है वित्त विधेयक? तो केवल यह लोकसभा में पेश किया जा सकता है। राज्यसभा को साधारण विधेयक की भांति शक्तियाँ होती है। वित्त विधेयक के बारे में संयुक्त बैठक हो सकती है, यानी कि वित्त विधेयक पर संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक नहीं होती है।
राष्ट्रपति स्वीकार अस्वीकार पुनर्विचार हेतु लौटा सकते हैं। यानी कि वित्त विधेयक को राष्ट्रपति स्वीकार अस्वीकार पुनर्विचार हेतु लौटा सकते हैं। उसके बाद देखते हैं लोग अगला टॉपिक है कटौती प्रस्ताव, जिसमें पहला है नीतिगत कटौती। इसमें मांग की राशि को कम करके 1 रुपये कर दी जाती है। यह नीति के प्रति सदन की असहमति को दर्शाता है। किसे दर्शाता है? असहमति को दर्शाता है नीतिगत कटौती। सदस्यों द्वारा वैकल्पिक के नीति को पेश किया जा सकता है। उसके बाद है आर्थिक कटौती। मांग की राशि को एक निश्चित सीमा तक के करना, प्रस्तावित व्यय से अर्थव्यवस्था पर प्रभाव की समीक्षा। सांकेतिक कटौती, मांग की राशि में 100 रुपये की सांकेतिक कटौती की जाती है। 100 रुपये की सांकेतिक कटौती में की जाती है। अनियमित दिन वाले प्रस्ताव, जिस प्रस्ताव को अध्यक्ष द्वारा स्वीकार या अस्वीकार किया जा सकता है लेकिन उस प्रस्ताव पर विचार विमर्श के लिए कोई समय नियत नहीं किया जाता है, उसे अनियमित दिन वाले प्रस्ताव कहा जाता है। धन्यवाद प्रस्ताव, राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद संसद की कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश पर 3-4 दिनों तक धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होती है। अनुषंगी प्रस्ताव, इस प्रस्ताव को विभिन्न प्रकार के कार्यों की अगली कार्यवाही के लिए नियमित उपाय के रूप में पेश किया जाता है। उसके बाद देखते हैं लोग विभिन्न प्रकार के अनुदान, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बजट के अतिरिक्त संसद द्वारा विशेष परिस्थितियों में अन्य अनुदान भी दिए जाते हैं, जिसमें पहला है अनुपूरक अनुदान। सदन में दिए जा रहे तारांकित प्रश्नों के उत्तर अर्थात मौखिक रूप से दिए जा रहे उत्तर में यदि कोई स्पष्टीकरण चाहिए होता तो उस स्पष्टीकरण के लिए जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हें अनुपूरक प्रश्न कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? अनुपूरक प्रश्न कहा जाता है। अतिरिक्त अनुदान, किसी नई सेवा के संबंध में अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता पड़ने पर यह अनुदान दिया जाता है। मतदान की आवश्यकता इसमें नहीं होती है। उसके बाद है लेखा अनुदान, ओट ऑन अकाउंट, इसे ओट ऑन अकाउंट भी कहा जाता है। यह वित्तीय वर्ष के एक भाग के लिए दिया जाता है। लोकसभा को यह शक्ति दी गई है कि जब तक बजट स्वीकृत नहीं हो जाता तब तक के लिए देश का प्रशासन चलाने के लिए वह सरकार को धन उपलब्ध कराए। लोकसभा इसे बिना चर्चा के पास कर देती है। उसके बाद है विनियोग विधेयक, एप्रोप्रिएशन बिल। संचित निधि से कोई भी धन विनियोग विधेयक के माध्यम से ही निकाला जाता है। संचित निधि से कोई भी धन किसके माध्यम से निकाला जाता है? तो विनियोग विधेयक के माध्यम से निकाला जाता है। यह संचित निधि से व्यय के विनियोग के लिए सरकार को कानूनी अधिकार देता है। इसे लोकसभा में पेश किया जाता है। राज्यसभा को इसमें संशोधन करने या अस्वीकार करने की शक्ति नहीं है। उसे इस विधेयक पर सहमति देनी ही पड़ती है। यानी कि राज्यसभा को इससे विनियोग विधेयक पर सहमति देनी ही पड़ती है। भारत की संचित निधि अनुच्छेद 266 का 1, भारत सरकार को प्राप्त होने वाले सभी राजस्व तथा ऋण अदायगी से प्राप्त धन संचित निधि में जमा किया जाता है। किसमें जमा किया जाता है? संचित निधि में जमा किया जाता है। भारत सरकार के सभी व्यय सामान्यतः संचित निधि के माध्यम से होते हैं। संचित निधि से कोई भी धन विनियोग विधेयक के माध्यम से ही निकाला जाता है। संविधान द्वारा घोषित संचित निधि पर भारित व्यय पर मतदान की आवश्यकता नहीं होती है। उसके बाद अगला टॉपिक है भारत का लोकलेखा कोष या निधि, अनुच्छेद 266 का 2। संचित निधि में शामिल राशियों के अलावा भी भारत सरकार को कुछ राशियां प्राप्त होती हैं, जैसे बैंक जमा राशियां, बचतें, भविष्य निधि जमा राशियां, संघ के क्रियाकलाप के संबंध में किसी अधिकारी या न्यायालय द्वारा प्राप्त राशियां आदि को लोक लेखा में शामिल किया जाता है। इससे पेज में थोड़ा सा PDF बनाने में दिक्कत हो गया है, तो आप लोग एडजस्ट कर लेंगे। लोग हम रीड कर देंगे, बट कहीं कहीं पे नहीं दिख रहा है, बस यही पेज में दिक्कत है। उसके बाद ये नोट देखते हैं लोग। लोकलेखा से धन निकालने के लिए सरकार को
सरकार को संसदीय विनियोजन की आवश्यकता नहीं होती है। भारत की आकस्मिकता निधि अनुच्छेद 267, ये भी इंपॉर्टेंट है, भारत की आकस्मिकता निधि 267, इसका गठन संसद द्वारा भारत की आकस्मिकता निधि अधिनियम 1950 के तहत हुआ है। यह निधि राष्ट्रपति या कार्यपालिका या सरकार के अधीन होती है। इस निधि से पैसा निकालने के लिए संसद को इजाज़त की ज़रूरत नहीं होती है। संसद की अब तक हुई संयुक्त बैठक, यानी कि संसद में अब तक के कितने संयुक्त बैठक हुई हैं उनको देखते हैं लोग। पहला है, प्रथम बार हुआ था 1959 में। पहला संयुक्त बैठक कब हुआ था? 1959 में। और विषय क्या था? दहेज प्रतिबंध विधेयक। दहेज प्रतिबंध विधेयक पर प्रथम संयुक्त बैठक बुलाया गया था 1959 में, और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। द्वितीय संयुक्त बैठक 1977 में होता है, बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक इसका विषय था, और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई थे। तीसरा संयुक्त बैठक 2002 में होता है, आतंक के निवारक के अध्यादेश पोटा, यानी कि पोटा अधिनियम के विषय पर तीसरा संयुक्त बैठक बुलाया जाता है, और उस समय प्रधानमंत्री के पद पर अटल बिहारी वाजपेयी थे। संसदीय समितियां एवं बजट। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के आधार पर 1921 से संसदीय समितियां अस्तित्व में आई थी, जिन्हें निरंतर व्यापक रूप से प्रतिस्थापित किया जाता रहा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 में इनमें भी समितियों का वर्णन मिलता है। संसदीय समितियां अपनी प्रकृति के आधार पर संसदीय समितियां दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। पहली कौन होती है? तो अस्थाई समितियां। पहली अस्थाई समितियां होती हैं। ये अस्थाई एवं नियमित समिति होती हैं। ये अस्थाई और नियमित समिति होती हैं, जिसका गठन संसद के अधिनियम के उपबंधों अथवा लोकसभा के कार्य संचालन नियम के अनुसरण में किया जाता है। इनका कार्य अनवरत प्रकृति का होता है। इसमें निम्नलिखित समितियां शामिल है। जैसे वित्तीय समितियां में देखते हैं लोग, तो वित्तीय समितियां में लोकलेखा समिति, या यहाँ से ऐसे एक प्रश्न बनता है कि लोकलेखा समिति कैसी समिति है? तो वित्तीय समिति है। उसके बाद है दूसरा प्राक्कलन समिति, ये भी वित्तीय समिति है। सार्वजनिक के उपक्रम समिति, ये भी वित्तीय समिति के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद दूसरा देखते हैं लोग विशेषाधिकार समिति, तीसरा है आचार समिति, चौथा है सरकारी आश्वासन समिति, पांचवा है विभागीय समिति, छठा है कार्य सलाहकार समिति, सातवां है निजी सदस्यों के विधेयक तथा संकल्पों के लिए समिति। दूसरा है तथर्थ समितियां या अस्थायी समिति। ये अस्थायी प्रकृति की होती हैं। इनकी प्रकृति कैसी होती है? तो अस्थायी होती हैं। इनका गठन किसी विशेष प्रयोजन या समस्या के समाधान के लिए किया जाता है। प्रयोजन पूरा होते ही ऐसी समितियों का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। यह दो प्रकार की होती हैं। यह कितने प्रकार की होती हैं? यानी कि तथर्थ समितियां कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की। पहली हो गई जांच समितियां, दूसरी है सलाहकार समितियां। जांच समितियों का गठन समय समय पर आवश्यकता के अनुसार किया जाता है। इन्हें या तो दोनों सदनों द्वारा एक प्रस्ताव लाकर गठित किया जाता है, या अध्यक्ष द्वारा विशिष्ट विषयों पर जांच कर रिपोर्ट तैयार करने के लिए गठित किया जाता है। सलाहकार समितियों में विधेयकों पर चुनिंदा यानी कि सेलेक्ट या संयुक्त समितियां शामिल हैं, जिन्हें विशेष विधेयकों पर विचार करने और सपोर्ट करने के लिए नियुक्त किया जाता है। ये समितियां अन्य तथर्थ समितियों से उतनी ही भिन्न है कि ये केवल विशेष विधेयक से ही संबंधित होती हैं। ये केवल विशेष से किससे संबंधित होती हैं? तो केवल विशेष विधेयक से संबंधित होती हैं। इनके द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया कार्य पद्धति के नियम को अध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जाता है। अस्थायी समितियों द्वारा किए गए कार्य के आधार पर इन्हें श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे वित्तीय समितियां, इसके अंतर्गत लोकलेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति शामिल है। वित्तीय समिति के प्रकारों में पहला है
लोक लेखा समिति। पहला क्या है? लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति, इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं। इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं? तो कुल 22 सदस्य होते हैं। लोकसभा से 15 सदस्य और राज्यसभा से 7 सदस्य। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछ देता है कि लोक लेखा समिति में लोकसभा से कितने सदस्य होते हैं? तो 15 और राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं। और लोक लेखा समिति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 1 वर्षों का। इसमें कोई मंत्री सदस्य नहीं हो सकता। अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा लोकसभा के सदस्यों में से ही चयनित किया जाता है। 1967 से परंपरा चली आ रही है कि इस समिति का अध्यक्ष विपक्षी दल से ही चुना जाता है। यानी कि लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है वह विपक्षी दल से ही चुना जाता है। कार्य एवं शक्तियाँ, लोक लेखा समिति की कार्य क्या होती है उसको देखते हैं लोग। इस समिति का मुख्य कार्य CAG यानी कि कैग के वार्षिक के प्रतिवेदनों की जांच करना है। कैग के प्रतिवेदन को राष्ट्रपति द्वारा संसद में प्रस्तुत किया जाता है। अर्थात कैग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। कैग अपनी CAG अपना रिपोर्ट किसे सौंपता है? तो राष्ट्रपति को सौंपता है, जिसे राष्ट्रपति संसद के समक्ष रखते हैं। यह सार्वजनिक व्यय में तकनीकी अनियमितता की जांच करती है। साथ ही अपव्यय, क्षति, भ्रष्टाचार, अक्षमता आदि को भी यह समिति उजागर करती है। यह जांच है कि राशि को उसी कार्य में, यह जांचता है कि कोई भी अगर राशि है या किसी भी माध्यम से पैसा निकाला जाता है तो उसी कार्य पर खर्च किया गया है जिसके लिए राशि ली गई थी, यानी कि उसी का जांच करता है। जैसे अगर पुल का पैसा आ गया तो उसी को जांच करेगा कि वह जो पुल का पैसा आया था उससे पुल बना था कि नहीं बना था। उसके बाद है प्राक्कलन समिति। ये भी वित्तीय समिति है। यह संसदीय समितियों में सर्वाधिक बड़ी समिति है। यह संसदीय समितियों में सर्वाधिक बड़ी समिति होती है। इसमें 30 सदस्य होते हैं। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो 30 सदस्य होते हैं तथा सभी लोकसभा से संबंधित होते हैं। कोई मंत्री सदस्य नहीं होता है। अध्यक्ष, इसके अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा इसका प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल का सदस्य होता है, यानी कि अनिवार्य रूप से जो अध्यक्ष होगा वह सत्ताधारी दल का सदस्य ही होता है। कार्य एवं शक्तियाँ, प्राक्कलन समिति के कार्य क्या होते हैं और उसके शक्ति क्या है उसको देखते हैं लोग। यह प्रशासन में कार्यकुशलता और मित्य व्ययिता लाने के लिए वैकल्पिक नीतियों का सुझाव देती है। सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति, सार्वजनिक के उपकरणों पर समिति, ये भी इम्पोर्टेंट है। और इसकी स्थापना कब हुआ था? 1 मई 1964 कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर। सार्वजनिक उपक्रम समिति की स्थापना कब की गई थी? तो कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर 1 मई 1964 ईस्वी में। सदस्यों की संख्या को देखें लोग तो इसमें सदस्यों की संख्या 22 होती है। लोकसभा से 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं। सदस्यों का चुनाव संसद द्वारा प्रत्येक वर्ष अनुपातिक प्रतिनिधित्व के साथ एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से सदस्यों का चुनाव किया जाता है और इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। यानी कि कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? 1 वर्ष। अध्यक्ष, समिति का अध्यक्ष केवल लोकसभा से ही चुना जाता है। इस समिति का अध्यक्ष केवल लोकसभा से ही चुना जाता है। और इसके कार्य को देखते हैं लोग। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की रिपोर्ट और खातों की जांच करती है। साथ ही सार्वजनिक उपक्रमों पर नियंत्रण और महालेखा परीक्षक की रिपोर्टों की जांच करना इसके कार्यों में शामिल है। सार्वजनिक उपक्रम समिति के कार्य। PSU पर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट भी इस समिति द्वारा ली जाती है। समिति सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों के व्यवसाय की विश्वसनीयता की जांच करती है। यह सार्वजनिक उपकरणों की दक्षता और स्वायत्तता की जांच करता है। यह सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों से संबंधित उन कार्यों को करता है जो इसे लोकसभा अध्यक्ष द्वारा दिए जाते हैं। उसके बाद अगला टॉपिक है विशेषाधिकार समिति। संसद के सदनों के लिए अलग अलग विशेषाधिकार समिति होती है।
विशेषाधिकार समिति अस्थायी समिति है। यह कैसी समिति है? तो यह अस्थायी समिति है। लोकसभा में विशेषाधिकार समिति 15 सदस्य होते हैं। लोकसभा में विशेषाधिकार समिति के कितने सदस्य होते हैं? तो 15 सदस्य होते हैं। और राज्यसभा में विशेषाधिकार समिति के 10 सदस्य होते हैं। यह सदन एवं उसके सदस्यों के विशेषाधिकार हनन के मामलों की जांच करती है तथा उपयुक्त कार्रवाइयों की अनुशंसा करती है। इसका कार्य अर्धन्यायिक प्रकृति का होता है। उसके बाद है आचार समिति। यह समिति संसद सदस्यों के लिए आचार संहिता लागू करवाती है तथा दुराचारण मामलों की जांच करती है। राज्यसभा आचार समिति का गठन 4 मार्च 1997 में हुआ था, जबकि अस्थायी समिति का दर्जा 30 मई 1997 को दिया गया। सरकारी आश्वासन समिति। उसके बाद है सरकारी आश्वासन समिति। यह समिति इस बात की जांच करती है कि मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों, वचनों एवं प्रतिज्ञाओं का किस सीमा तक कार्यान्वयन हुआ है। अधीनस्थ विधान समिति जिसमें लोकसभा समिति में 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा समिति में 15 सदस्य, यानी कि दोनों में 15 सदस्य होते हैं। यह समिति इस बात पर विचार करती है कि नियम, उपनियम, विनियम आदि के निर्माण में संसद द्वारा कार्यपालिका का प्रतिनिधित्व एवं संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का समुचित प्रयोग हो रहा है या नहीं। इसका गठन 1953 में किया गया था। इसका गठन कब किया गया था? अधीनस्थ विधान समिति का गठन 1953 ईस्वी में किया गया था। उसके बाद है कार्य सलाहकार समिति। अगला टॉपिक है कार्य सलाहकार समिति। संसद के दोनों सदनों के लिए अलग अलग कार्य सलाहकार समिति होती है। लोकसभा समिति यानी कि लोकसभा कार्य सलाहकार समिति जिसमें 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा सलाहकार समिति में 10 सदस्य होते हैं। और लोकसभा में जो समिति गठित होती है उसके अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष खुद होते हैं और जो राज्यसभा में समिति गठित होती है उसके अध्यक्ष राज्यसभा के सभापति होते हैं। यह सदन के समक्ष सरकार द्वारा लाए गए विधायी तथा अन्य कार्यों पर चर्चा के लिए समय निर्धारित करती है। निजी सदस्यों के विधेयक तथा संकल्पों के लिए समिति। यह लोकसभा की विशेष समिति होती है। राज्यसभा में ऐसी कोई समिति नहीं होती है। राज्यसभा में यानी कि ऐसी कोई समिति गठित नहीं की जाती है। यह विधेयकों का वर्गीकरण करती है। यह क्या करती है? विधेयकों का वर्गीकरण करती है तथा निजी सदस्य जो मंत्री नहीं है, यानी कि जो मंत्री नहीं है उन द्वारा प्रस्तुत विधेयकों व संकल्पों पर चर्चा हेतु समय निर्धारित करती है। उसके बाद अगला टॉपिक है बजट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बजट। भारतीय संविधान में बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। भारतीय संविधान में बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। अनुच्छेद 112 के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया गया है। वित्तीय वर्ष से, यानी कि वित्तीय वर्ष कितना है? तो 1 अप्रैल से आरंभ होकर 31 मार्च तक वित्तीय वर्ष है। बजट के अंतर्गत निम्नलिखित विवरण शामिल किए जाते हैं। राजस्व एवं पूंजी की अनुमानित प्राप्तियां, वास्तविक प्राप्तियां एवं खर्च का विवरण, राजस्व बढ़ाने के उपाय व साधन, खर्च का अनुमान, आने वाले साल के लिए आर्थिक एवं वित्तीय नीति, कर व्यवस्था एवं खर्च की योजना, नई परियोजना। बजट के संबंध में संवैधानिक प्रावधान को देखते हैं लोग। अनुच्छेद 112 का 1, राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष में बजट को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगा। राष्ट्रपति के सिफारिश के बिना अनुदानों की मांग नहीं की जाएगी। संचित निधि से कोई भी धन विनियोग विधेयक के माध्यम से ही निकाला जाएगा। राष्ट्रपति की संस्तुति के बिना निर्धारण संबंधी विधेयक संसद में पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता है। कर संबंधी विधेयक केवल लोकसभा में ही पुनर्स्थापित किया जा सकता है। संसद किसी कर में कमी या समाप्त कर सकती है, किंतु इसे बढ़ा नहीं सकती। प्राधिकृत विधि के सिवाय किसी कर की उगाही या संग्रहण नहीं किया जाएगा।
उसके बाद है बजट में 2 प्रकार के व्यय शामिल होते हैं। बजट में कितने प्रकार के व्यय शामिल होते हैं? तो 2 प्रकार के व्यय शामिल होते हैं। पहला है भारत की संचित निधि पर भारित व्यय, संसद में मतदान की आवश्यकता नहीं होती है इसके द्वारा। उसके बाद है भारत की संचित निधि से किए गए व्यय हेतु संसद में मतदान की आवश्यकता है। उसके बाद है भारत की संचित निधि पर भारित व्यय। भारत की संचित निधि पर भारित व्यय अनुच्छेद 112 का 3 के अनुसार निम्नलिखित व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होगा। राष्ट्रपति की उपलब्धियां, भत्ते व पद संबंधी अन्य व्यय, राज्यसभा के सभापति तथा उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के वेतन व भत्ते, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन व भत्ते व पेंशन। उसके बाद है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के पेंशन ना कि वेतन भत्ते। कैग सीएजी के वेतन भत्ते व पेंशन। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का वेतन भत्ते व पेंशन। ऐसे ऋणभार जिनका दायित्व भारत सरकार पर है, किसी न्यायालय या मध्यस्थम अधिकरण के निर्णय, डिक्री या पंचायत की तुष्टि के लिए अपेक्षित राशियाँ, कोई अन्य व्यय जो संविधान द्वारा, संसद द्वारा या विधि द्वारा इस प्रकार भारित घोषित किया गया है।